आज नेतन्याहू का ट्रायल होना था दोबारा। जब जब जी। उसका ट्रायल हो रहा यस। होता है तब तब जब जब उसका ट्रायल हो रहा होता है तब तब कोई ना कोई चीज होती है। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम नेवल ब्लॉकेड अपना रखेंगे और हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसको आजाद करवा लेंगे। तो जाहिर है ईरान ने उन कश्तियों को टारगेट किया जिनको पहले से कहा हुआ था कि जी अगर आपको पास करना है तो आप ईरान की कोऑर्डिनेशन के साथ पास करेंगे, ईरान से परमिशन लेके पास करेंगे। साउथ कोरिया की कश्ती ने कोशिश की, यूएई की कुछ कश्तियां उन्होंने कोशिश की, उन सबको टारगेट किया गया। इस तक 40 साल से ईरान इस जंग की प्लानिंग कर रहा है जो जंग आज चल रही है। आप अगर वीडियोस उठा जी। के देखें, पुरानी वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं जहां पे ईरानी जो प्लानर्स हैं वो बाकायदा क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली स्टेप्स क्या क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज्यादा रेलिवेंट शख्सियत मिडिल ईस्ट के ऊपर मोहतरम जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपने सौरभ प्लेजर। मुझे लिया बुलाया, थैंक यू। सर, आपने खबर दी और उसके बाद पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा डिस्कस हुई और इसे एक बड़ी सेंसिटिव खबर के तौर पर देखा गया कि मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये कैसी पॉलिसी है मिडिल ईस्ट की और खासतौर पर यूएई की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, सर? देखें, ये सिर्फ मैंने खबर नहीं दी, फ्रांस 24 में भी ये चीज़ डिस्कस हुई, दूसरे कुछ मीडिया आउटलेट से भी ये रिपोर्ट किया। वहाँ पे जो लोकल हैं उनसे भी जो निकाले जा चुके हैं उनसे भी आप देख सकते हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों को निकाला जा चुका है। देर आर मल्टीपल टेस्टिमोनीज, मेरे पास तो बाकायदा प्रूफ मौजूद है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है जो मैं आपको भेज सकता हूँ, जहाँ पे नज़र आ रहा है कि मुतादिद पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। तो क्यों निकाला जा रहा है, कैसे निकाला जा रहा है, इसके पीछे वजूहात बहुत सारी हैं। अहले तशी हजरात जो है उनको तो पहले से निकाला जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता करके निकाला जा रहा था। ना सिर्फ लोअर मतलब ना सिर्फ लेबरर तबके या टैक्सी ड्राइवर्स के जो ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं उन लोगों को निकाला जा रहा था, बल्कि दूसरी जो केपीएमजी या फॉर एग्जांपल दूसरी कंपनीज में जो लोग काम कर रहे थे उनको भी निकाला जा रहा था। कामरान यूसुफ साहब ने ट्वीट किया एक हफ्ते पहले जी। तकरीबन कि 15 इतिहाद एयरवेज के एम्प्लॉयज को, उनके जानने वालों को एकदम से नोटिस मिलता है 48 आवर्स में कि जी निकलो यहाँ से। उनको बुलाया और उनको डिपोर्ट कर दिया 48 आवर्स में। तो ये रियलिटी है। अलवीर की फैसिलिटी और वर्सान की दो फैसिलिटीज हैं सीआईडी की, जहां पे इन लोगों को रखा जाता है। एक एक सेल के अंदर 100 150 बंदे को रखा जा रहा है। उनको ना खाना सही से दिया जा रहा है। सुबह एक ब्रेड के टोस्ट के साथ एक अंडा मिलता है, शाम को एक सैंडविच मिलता है, उसके अंदर पता नहीं क्या होता है बहरहाल। लेकिन उन लोगों को रखा जाता है। उनको इतना भी मौका नहीं दिया जाता कि जो मजदूर लोग हैं बेचारे, जिन्होंने अपनी ये जो चमकती हुई बिल्डिंगें जो बनाई हैं उनको उनको निकाला जा रहा है। जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको निकाला जा रहा है और दूसरे लोगों को भी निकाला जा रहा है। ऑल्दो देखा जा रहा है कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसकी क्या जो सेंटिमेंट्स हैं वो हैं। अभी प्लान ये चल रहा है कि ये सिर्फ अहले तशी हजरात की तरफ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो जो लोग हैं जो एंटी इसराइल सेंटिमेंट रखते हैं, जो इसराइल के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, या प्रो ईरान सेंटिमेंट, तो ऑब्वियसली वो तो पहले से ही वो था कि प्रो ईरान सेंटिमेंट वाले लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन अब वो लोग भी इंक्लूडेड हैं कि नाम की बुनियाद पे, सिर्फ नाम की बुनियाद पे, अगर आपका नाम जैगम है, रजा है, काजिम है, हैदर है, ऐसे नाम अगर आपके हैं तो आपको फ्लैग किया जाता है। शिया हजरात को तो निकाला जा रहा है लेयर 1 के अंदर, लेकिन सुन्नी हजरात जो जो कि एंटी इसराइल सेंटिमेंट दिखाते हैं या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या कुछ ऐसी चीज करते हैं, तो उनको भी फ्लैग करके निकाला जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको विदाउट एनी रीजन, काफी सारे लोग हैं जिनको विदाउट एनी रीजन निकाला जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनसे एक खदशा नजर आ सकता है आगे जाके। एक पूरी रिप्लेसमेंट थ्योरी है इसके अंदर, और यह है कि इसराइल के साथ जो फ्रेंडशिप हुई हुई है यूएई की, जो दोस्ती हुई हुई है, तो अब पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाएगा ओवरऑल, और इंडिया को जो है वो एज रिप्लेसमेंट देखा जाएगा पाकिस्तानियों की। इंडियंस ऑलरेडी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे रखते हैं जो वर्कर्स हैं, और इंडिया के अंदर ही जो सेंटिमेंट है, जो एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट, जो हिंदुत्व का सेंटिमेंट है, वहां पे मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रही है कि आप आए और यूएई में इन्वेस्ट करें। आपने देखा कि हरमन सिंह कपूर जैसे लोग जो कि एंटी इस्लाम है, एंटी पाकिस्तान है, उन लोगों को मार्केटिंग करने के लिए बाकायदा बुलाया गया जंग के बाद, बाकायदा उससे पोस्ट करवाया गया। पोस्ट अगर आप उठा के देखें, उसके पोस्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी इस तरीके के होते हैं, मुसलमान इस तरीके के होते हैं। तो ना सिर्फ ये अहले तशी हजरात के ऊपर है इशारा, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तानी, पहले ही पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देते थे ये लोग, पाकिस्तानी को जाने नहीं देते थे। अब जंग के बाद से तो टोटली इसराइल के कहने पे टोटली रिप्लेस जो है वो किया जा रहा है। एंड आई थिंक ये प्लान जो है वो बड़े स्केल पे किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसराइल की वजह से। अच्छा, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय लॉबी भी इस वक्त यूएई के अंदर एक्टिव है। एंटी पाकिस्तान एक बाकायदा से सोच और प्रैक्टिकली चीजों को एग्जीक्यूट करवाने में। देखें, वो तो पहले से एग्जिस्ट करती थी। मोदी जो है वो तो पहले से ही इतना ज़्यादा पुश कर रहा था यूएई के साथ जो ताल्लुकात उसके बने में, और जिस तरीके से अभी इस वक्त पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो सारे इंडिया को ही संभालने की जिम्मेदारी वहाँ पे उनको लगता है कि इंडिया जो है वो ज़्यादा एक इफेक्टिवली इस चीज़ को काउंटर कर पाएगा, क्योंकि इसराइल के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान की इसराइल के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान जो है वो इसराइल के खिलाफ है। तो जाहिर है पाकिस्तान को एक तरीके से वहाँ पे देखा, मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि इंडिया, क्योंकि ना सिर्फ ये
इस रीजन के अंदर इनके मामलात इंटैंगल्ड हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो बीएलए का जो सपोर्ट है वो भी उसकी तरफ भी लिंक हुआ हुआ है, यूएई और इंडिया और इसराइल। और दूसरी चीजें जो हैं, जो जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, और एक थ्रेड भी है पाकिस्तान की तरफ से यूएई को लॉन्ग टर्म, के गवादर का जो पोर्ट है या कराची का जो पोर्ट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो बर्थे हैं वो ज्यादा डेवलप ना हो जाएं, ये पोर्ट ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये भी चीज नजर आई कि जो कार्गो था वो कार्गो बहुत सारा रीराउट हो रहा था, कहां पे, कराची में और गवादर में। तो ऑल्दो अभी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के पास कि वो पूरा कार्गो संभाल सके, लेकिन आगे जाके लॉन्ग रन में जिस तरीके से पीआईए ने इनको खड़ा किया, पीआईए ने इनको बनाया यूएई वालों एग्जैक्टली। को, उस तरीके से उनको उनको थ्रेट है कि किसी किसी तरीके से जो है वो कहीं पाकिस्तान ऐसा ना हो जाए कि इतना डेवलप कर ले कि हम लोगों को रिप्लेस कर दे। जबकि आपने देखा कि पीआईए की जो एक शान शौकत थी एक जमाने में, उसको किस तरीके से एमिरेट्स ने और जो दूसरी एयरलाइंस जिनको बनाया ही पाकिस्तान ने, उनको रिप्लेस कर दिया। तो एक आई थिंक नेचुरल एक जो है वो कोलिशन बना हुआ है इसराइल का इंडिया के साथ यूएई में, और अब ये कोलिशन आगे पाकिस्तान को पुश करने की तरफ जो है वो नजर आ रहा है। ऑब्वियसली इसके अंदर पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं, कुछ सेंटिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते बड़ा आई थिंक ओपनली इन चीजों को, लेकिन आई एम श्योर कि लोगों को पता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली और क्या चल रहा है। जो जो डिप्लोमेटिक लेवल है उसके ऊपर तो ये बातें नहीं होती, बट ऑब्वियसली अवामी लेवल पे ये चीज नजर आ रही है। एंड आई थिंक क्लैरिटी इसमें क्लैरिटी की जरूरत है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मी एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ पाकिस्तानी इस चीज को मैंने आगे लेके आया और इसको बनाया, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मेरे पास इक्वल राइट है कि मैं इन चीजों के ऊपर बात करूं। नहीं, आपने ठीक किया है सर, और आप ठीक बातचीत कर रहे हैं। इन चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। अच्छा सर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर दोबारा से एक सिचुएशन बन गई है, आपने हरमुज को लेकर, हम देख रहे हैं कि 24 घंटों के अंदर 19 के करीब प्रोजेक्टाइल्स हैं जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को हिट किया है। सर, अमेरिका की एक साइलेंस नजर आ रही है। अभी तक अमेरिका सिर्फ माहौल बन रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन अमेरिकन मिलिट्री की जानिब से इस अटैक के बाद साइलेंस नजर आ रही है। तो ये हो क्या रहा है असल में, जो अमेरिका या यूएई के साथ जो कुछ हो गया है? आज नेतन्याहू का ट्रायल होना था दोबारा। जब जब जी। उसका ट्रायल हो रहा यस। होता है, तब तब जब जब उसका ट्रायल हो रहा होता है, तब तब कोई ना कोई चीज होती है। देखिए, हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो टूस्का की कश्ती दी ईरान को, क्या लग रहा है आपको कि यूएस जो है वो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई चीज करेगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो जो चीजें करते हैं वो अपने मफाद के लिए करते हैं। और ये जो टूस्का कश्ती दी, मेरे ख्याल में एग्रीमेंट ये होगा पीछे बैकएंड पे कि जी आप अपनी कश्ती दें, और जो एक कश्ती है आपकी वो हम आपको यहाँ पे आएंगे, आप ले जाने देंगे। अलायंस फेयरफैक्स की जो कश्ती है वो हमें पता है कि पार करके गई है। मैक्स की जो फेरल लाइंस की सब्सिडरी है, जो कंपनी संभाल रही थी इसको, हमें पता है कि वो कश्ती गई है। अब यूएस को दिखाना था कि जी हमने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो स्टार्ट किया है, और उस प्रोजेक्ट फ्रीडम को हम कामयाबी से देखें, कश्ती छुड़वा के लेके गए। पीछे हो सकता है बैकएंड पे ये बात हो गई हो, लेकिन अब जब यूनाइटेड स्टेट्स आया और हॉर्मुज के अंदर इन्होंने एस्केलेशन करना शुरू की। आप ये हम्म। देखें कि हॉर्मुज, पहले वो हॉर्मुज के बाहर थे, एस्कोर्ट करने की बात हुई थी कि जी एस्कोर्ट करेंगे कश्तियां, और बुलाने की बात हो रही थी कि आ जाओ साउथ कोरिया आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया तुम भी आ जाओ, जापान तुम भी आ जाओ। तो ये एस्कोर्ट करने की बात हो रही थी। इन्होंने क्या किया, एस्कोर्ट नहीं करने की बात हो रही थी, सॉरी, गाइड करने की बात हो रही थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोशिश की कि आगे पैरामीटर्स में ये आगे जाएं और आगे जाके एस्कोर्ट करने के लिए कश्तियों को लेके जाएं। ईरान को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इनके जो स्ट्रेटो टैंकर्स थे, 5 बोइंग केसी 135 स्ट्रेटो टैंकर हवा में थे, और उसके साथ मुतादिद दूसरे 135R केसी 46A ये भी हवा में थे। ये रिफ्यूल करने के लिए रेडी थे, और एक इमिनेंट अटैक जो है वो देखा जा रहा था कि हो सकता है इस पूरे हमले में, क्योंकि F-16 भी इंगेज हुए थे, F-18 हॉर्नेट्स भी इंगेज हुए थे, और यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था कश्तियों को। यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक में बोला कि हमने 7 कश्तियां डुबाई हैं ईरान की। अब 7 कश्तियां डुबाई हैं, उसका एक प्रूफ अगर वो ले आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक मच्छर भी अगर वो मारते हैं ईरान के अंदर तो वो उसकी वीडियो जारी करते हैं कि उन्होंने मच्छर मार दिया। तो अगर प्रूफ लेके आ जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन नजर आ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स अग्रेशन कर रहा है। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम नेवल ब्लॉकेड अपना रखेंगे और हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसको आजाद करवा लेंगे। ईरान ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जो है वो हॉर्मुज को खुलवा लो और नेवल ब्लॉकेड लगा रहे। तो जाहिर है ईरान ने उन कश्तियों को टारगेट किया जिनको पहले से कहा हुआ था कि जी अगर आपको पास करना है तो आप ईरान की कोऑर्डिनेशन के साथ पास करेंगे, ईरान से परमिशन लेके पास करेंगे। साउथ कोरिया की कश्ती ने कोशिश की, यूएई की कुछ कश्तियां उन्होंने कोशिश की, उन सबको टारगेट किया गया। सऊदी अरेबिया की एक कश्ती जाने दी, उनको उनको वापस भेजा कि नहीं आप वापस जाएं, उनको टर्न करवाया। तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सपेक्टेशन थी, और इसराइल और यूएई इस चीज के ऊपर काम कर रहे थे कि अब यूनाइटेड स्टेट्स आ गया है तो जरूरत से ज्यादा जो चीजें नहीं मिल सकी उनको वो चीजें भी लेने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉकेड तो खुलवाने का एक अंदेशा दे दिया था। तो इनको लग रहा था कि ये खुलवा लेंगे। ईरान ने इसीलिए फुजैरा के ऊपर, मेरे ख्याल में, देखें अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई मुस्बत तौर पे जी। कि कोई हमला ईरान ने किया है नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किया है तो इसीलिए किया है क्योंकि ईरान समझता है कि यूएई एक एक्सटेंशन है इसराइल की इस रीजन के अंदर, और यूएई जिस तरीके से काम कर रहा है, ईरान अगर हमला करे यूएस की वॉरशिप्स पे, जो कि उन्होंने किया, 2 डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर हमला किया, उसकी वीडियोस भी जारी की, अगर इनके ऊपर भी हमला करता है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यूएस को फर्क किस चीज से पड़ेगा? यूएस को फर्क पड़ेगा अगर ऑयल की प्राइसेस एकदम से जंप करती हैं तो। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में यह चीज देखी जाती है
की है कि यूएस को के ऊपर एक कॉस्ट इंपोज करनी है, और ईरान सिर्फ वॉरशिप्स को टारगेट करके या टैंकरों को टारगेट करके डेटरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। इसीलिए आई थिंक फुजैरा का जो मामला है वो हुआ मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट, बट यूएई जब सपोर्ट कर रहा है इसराइल को तो जाहिर सी बात है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है। तो इसीलिए आई थिंक उनको हमला किया गया, और इसीलिए आई थिंक जो जो आगे चीजें नजर आई वो नजर आई। अभी तक दोनों कह रहे हैं कि सीज फायर है। अब आपने खुद कहा कि दोनों कह रहे हैं कि जी सीज फायर है, ट्रंप भी कह रहा है कि सीज फायर है, हेक्सेत ने भी यही कहा कि सीज फायर है, क्योंकि वो जानते हैं ये बात, उनको फुजैरा के हमले के बाद समझ में आ गई है कि ईरान जो है वो दोबारा एस्केलेट करने के लिए तैयार है और रेडी है अगर कोई ऐसी शरारत यूनाइटेड स्टेट्स करता है तो आई थिंक अब वो रुक गए, उनको पता चल गया है कि ईरान जो है वो दोबारा फुल फ्लेज अटैक कर सकता है अगर कोई शरारत की यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स से कि कोई कमिटमेंट करेगा तो उसके ऊपर अपहोल्ड करेगा। अब जॉन हुसैन साहब, हम एक रवैया देख रहे हैं सर ईरानी कौम का, ईरानी नेशन का। हालांकि उनकी टॉप की तमाम तरह लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 60-65 दिन दो बड़ी मेजर पावर, एक सुपर पावर के साथ लड़ाई लड़ना ये आसान नहीं होता। सर क्या चीज है जो ईरान को ड्राइव कर रही है, रेलिवेंट रखे हुए है, इतना कॉन्फिडेंस दे रही है? ये कैसे मुमकिन है कि ईरान इतनी दिलेरी बहादुरी और इतना आर्टिकुलेट वे में ये जंग लड़े जा रहा है और पसपा कर रहा है बकायदा से अमेरिका को? देखें, कौम का सबर इसके अंदर बहुत कौम का सबर और उनकी आइडियोलॉजी ये चीजें बहुत डिटरमिन जी। करती हैं कि वॉर का आउटकम क्या होगा। ईरानी कौम ने हम्म। 47 ईयर्स तक सैंक्शंस देखी, दो जंगें उन्होंने लड़ी, एक ईरान इराक वॉर लड़ी 8 साल तक, और जो 12 दिन की जंग है इसराइल के साथ वो भी लड़ी। मुतादिद जी। लीडरशिप को उन्होंने असैसिनेट भी होते हुए देखा, और उन्होंने कांस्टेंट थ्रेट्स हैं वो फेस की। 40 ईयर्स तक, 40 साल से ईरान इस जंग की प्लानिंग कर रहा है जो जंग आज चल रही है। आप अगर वीडियोस उठा जी। के देखें, पुरानी वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे ईरानी जो प्लानर्स हैं वो बाकायदा क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो आई थिंक ये कौम का एक जज्बा है, एक स्पिरिट है। ईरानी कौम एक रेजिलियंट कौम है और उन्होंने इंडिपेंडेंस रखी है हमेशा से अपनी, और आई थिंक उसकी वजह से, इस रेजिलियंस की वजह से एक सपोर्ट भी मिलिट्री को मिलता है और लीडरशिप को मिलता है कि वो जारी रखें। देखिए, बार बार जंग हो, बार बार जंग खत्म हो, इससे अच्छा ये है कि एक दफा में मामला निपट जाए। या तो मामला निपट जाए या तो किसी तरीके से परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। ईरान जंग करना नहीं चाहता, बिला वजह कोई मुल्क हम्म। जंग करना नहीं चाहता, ईरान को भी बहुत सफरिंग हो रही है। लेकिन क्या यह सही है कि ईरान अभी जो है वो अपने घुटने टेक के सीज फायर के आगे अग्रीमेंट कर ले नेवल ब्लॉकेड के दौरान, और बाद में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा हमला हो जाए? क्या ये सही है? या ये ज्यादा बेहतर है कि परमानेंटली एक तरीके से जंग जो है वो एंड हो जाए? तो ईरान का मानना यही है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो खिलौने हैं, जो बड़ी बड़ी कश्तियां हैं, हम्म। जो बड़ी बड़े जहाज हैं, वो चीजें टैकल नहीं कर सकती ईरानी अवाम को। तो ये जंग जो है वो अवाम अपनी तरफ से जिस तरीके से इंगेज कर रही है वो कर रही है, और एसिमेट्री में हमें नजर आ रहा है कि ईरान ने प्रेपरेशन अपनी बहुत स्ट्रांग रखी हुई है। पीट एक्सिट से भी पूछा गया कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसने कहा रेड व्हाइट और ब्लू डोम पता नहीं कौन सा उन्होंने बना लिया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो आजाद कराएंगे। जबकि ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो कंसिस्टेंटली क्लियर नजर आ रही है आपको। कंसिस्टेंटली टारगेट जो है बगैर किसी लीडरशिप के, आपने देखा 8 दिन 9 दिन कोई सुप्रीम लीडर नहीं था, फिर भी वो मोजियाक फॉर्मेशन के अंदर अपने जो अहदाफ हैं उनको आइडियोलॉजिकली पूरा करते हुए टैक्टिकल जो है वो एंगेजमेंट कर रहे थे, स्ट्रेटजी को पूरा कर रहे थे। तो आपको ये नजर आ रहा है कि पूरी कौम जब एक आइडियोलॉजी की तहत चल रही है और पूरी लीडरशिप जब एक आइडियोलॉजी की तहत चल रही है, तो भले डोनाल्ड ट्रंप कहता रहे कि उनके अंदर डिवाइड है, वो तो सब खत्म हो चुका है, नेवी खत्म हो चुकी है, आर्मी खत्म हो चुकी है, एयरस्पेस जो है हमने कब्जों में ले लिया है, भले ये चीजें कहता रहे, हकायक जो है वो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बड़ा स्ट्रेटेजिकली और बड़ा बड़ा आई थिंक जो है वो प्रेपरेशन के साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके में ईरान जो है वो एंगेज कर रहा है। वो वन लास्ट क्वेश्चन जॉन हुसैन साहब, सर आप क्या समझते हैं कि ये अपना हॉर्मुज वाला मसला ये बातचीत से हल होगा, या यहाँ पर एक और कन्फ्रंटेशन, एक मैसिव टकराव आप देख रहे हैं अमेरिका का और ईरान का? अभी तो मुझे लग रहा है कि बातचीत से हल हो जाएगा। हॉर्मुज और नेवल ब्लॉकेड मुझे लग रहा है कि दोनों दोनों एक साथ एंड हो जाएंगे। मुझे लग रहा है दोनों एक साथ खोले जाएंगे अगर कोई शरारत नहीं होती तो। शरारत क्या हो सकती है? आपको आपके साथ जो अग्रीमेंट हुआ हुआ है उससे ज्यादा लेने की कोशिश करना एंड मौके पे। ये यूनाइटेड स्टेट्स की जी। आदत रही है कि जो चीज हम्म। आपके साथ कमिट हुई है उससे एंड में जो है ना मैं ज्यादा खींच लूं। तो आई थिंक ये जो चीज है ना ये खराब करेगी इस मामले को। अगर यूनाइटेड स्टेट्स रहता है, जो प्लान है उसके हिसाब से चलता है, तो बिल्कुल अरेंजमेंट के हिसाब से ये चीजें एंड हो जाएंगी। लेकिन अगर और ज्यादा इसने कोशिश की कि मैं ले लूं 4 चीजें और ले लूं 2 चीजों के अलावा, तो इसको बड़ा नुकसान जो है वो सहना पड़ेगा, क्योंकि ईरानियों के अंदर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। बड़ा बड़ा फाइन लाइन के ऊपर, थिन लाइन के ऊपर जो है ना वो चल रहे हैं इस वक्त। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे ख्याल में तो ये हल हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई शरारत होती है, अगर कोई एस्केलेशन होती है, तो ये मामला बहुत आगे चला जाएगा, बहुत बुरी तरीके से आगे बढ़ेगा। और पिछली जंग में अगर उन्होंने हमले करके ईरान को दिया, तो इस जंग में हो सकता है बाबुल मंदब दे दें हूथियों के हाथ में, ये भी हो सकता है।